आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे चलते हैं 31 दिसंबर 2007 के दिन केरल के एक छोटे से शांत शहर चिलिम्ब्रा में। वहां एक ऐसा सिनेमैटिक क्राइम हुआ था ना, जिसने रातों रात पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मतलब ये कहानी बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है। एक बेहद शातिर दिमाग, एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली चोरी और पुलिस की ऐसी तफ्तीश जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दे। तो चलिए भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक की इस माइंड ब्लोइंग कहानी को गहराई से समझते हैं। अब इस क्राइम का स्केल कितना बड़ा था, ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 80 किलो। जी हां, रातों रात एक बैंक से 80 किलो भारी भरकम सोना और 25 लाख रुपए कैश एकदम गायब हो जाते हैं। अगर आज के समय में हम इस लूटी गई रकम और सोने की वैल्यू निकालें ना, तो ये 110 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा बैठेगी। मतलब एक छोटे से कस्बे के बैंक से इतनी बड़ी लूट, ये कोई आम बात नहीं थी। इमेजिन कीजिए वो सुबह कैसी रही होगी। बैंक के कर्मचारी अपनी छुट्टियां मनाकर मजे से वापस लौट रहे हैं। बाहर से देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मेन गेट के ताले एकदम अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रांग रूम के अंदर कदम रखते हैं, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सच में फर्श पर एक बहुत बड़ा सा छेद था जो सीधे नीचे वाले एक बंद पड़े रेस्टोरेंट में खुलता था। मतलब चोर दरवाजे से आए ही नहीं थे, उन्होंने जमीन के नीचे से सेंधमारी की थी। भाग 1, द मास्टरमाइंड्स ग्रैंड प्लान, बिल्डिंग द परफेक्ट इल्यूजन। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। इस मास्टरमाइंड ने एक ऐसा परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट किया था जो सच में हैरान कर देने वाला है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को एकदम अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। अपने क्राइम वाले दोस्तों के लिए वो जोसेफ था, वहीं अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के सामने वो जेसन नाम का एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा आदमी बना रहता था। और डकैती की तैयारी करने के लिए उसने स्थानीय लोगों के सामने अपनी एक तीसरी ही पहचान बना ली, बाबू। इन 3 अलग अलग चेहरों के जरिए उसने ये पक्का कर लिया था कि उसकी ये दुनिया कभी आपस में ना टकराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खुराफाती आइडिया उसे आया कहां से। तो खैर, जोसेफ अपनी जिंदगी की बस एक आखिरी सबसे बड़ी लूट करके हमेशा के लिए सेटल होना चाहता था, और इसके लिए उसे इंस्पिरेशन मिली बॉलीवुड से। जी हां, मशहूर फिल्म धूम से। उस फिल्म में कैसीनो की छत तोड़कर चोरी करने वाला जो सीन है ना, बस उसी फिल्मी सीन को उसने असल जिंदगी में कॉपी करने की ठान ली। उसका टारगेट बिल्कुल सेट था, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक। वजह, क्योंकि वहां रात में कोई गाड़ी नहीं होता था। उसने क्या किया, बैंक के ठीक नीचे एक सोहेमा नाम का रेस्टोरेंट था जो घाटे में चल रहा था। बाबू बनकर उसने वो रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया, 50,000 की सिक्योरिटी और सिर्फ 300 रुपए रोज के किराए पर। और सबसे स्मार्ट मूव देखिए, उसने बाहर एक बोर्ड टांग दिया कि 8 जनवरी तक रेस्टोरेंट में मरम्मत का काम चल रहा है। बस अब अंदर चाहे जितनी तोड़फोड़ हो, बाहर किसी को शक होने का सवाल ही नहीं था। भाग 2, एग्जीक्यूटिंग द परफेक्ट हाइस्ट, 29 से 31 दिसंबर 2007। अब डकैती का टाइमिंग देखिए। उन्होंने जानबूझकर न्यू ईयर का वीकेंड चुना। पास ही के एक मंदिर में उद्घाटन चल रहा था और वहां के लाउडस्पीकर के शोर में उनके हथौड़ों की आवाज पूरी तरह दब गई। 29 दिसंबर की शाम वो अपने सारे औजारों के साथ रेस्टोरेंट में घुसे। रात में उन्होंने 3 बार डायनामाइट से धमाका किया, लेकिन छत नहीं टूटी। अब टाइम कम था, तो आधी रात को उन्होंने तुरंत प्लान बदला और मार्बल कटर उठा लिया। पागलों की तरह लगे रहे और आखिरकार सुबह 4 बजे फर्श में छेद हो ही गया। और सुबह 5 बजे तक वो सोने से भरे 4 बोरों के साथ वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। भाग 3, द पुलिस हिट अ वॉल, नो फिंगरप्रिंट्स, ओनली फैंटम्स। जब 31 दिसंबर को ये चोरी सामने आई और एसपी पी विजयन की टीम ने जांच शुरू की, तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वो इंसानों को नहीं बल्कि भूतों को ढूंढ रहे हैं। पूरे क्राइम सीन पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम रबर के दस्ताने पहन रखे थे। और पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। रेस्टोरेंट के काउंटर पर मलयालम में लिख दिया जय माओ, ताकि पुलिस को लगे कि भाई ये तो नक्सलियों का काम है। जांचकर्ताओं ने क्राइम सीन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मिला क्या? रुई के कुछ टुकड़े, थोड़ी रस्सियां और कुछ हल्के दर्जे के डायनामाइट। मतलब पुलिस के काम का कुछ भी नहीं, ना फिंगरप्रिंट्स, और जो कार उन्होंने इस्तेमाल की थी उसकी नंबर प्लेट भी पूरी तरह से फेक निकली। तफ्तीश एकदम ठंडे बस्ते में जाती दिख रही थी। तो यहां पर हमारे सामने इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। जब कोई फिंगरप्रिंट ना हो, सारी आइडेंटिटी फेक हो और गुमराह करने के लिए इतनी परफेक्ट कहानी रची गई हो,
तो ऐसे में पुलिस एक ऐसे मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ेगी जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। भाग 4 क्रैकिंग द सेल्युलर कोड, अ डेटा ड्रिवन मैनहंट। जब फिजिकल सबूत काम नहीं आए तो जांच ने एक एकदम नया और डिजिटल मोड़ लिया। पुलिस ने उस्मान नाम के एक ड्राइवर को पकड़ा, जिससे उन्हें बाबू का एक डमी रिलायंस नंबर मिला। अब पुलिस ने क्या किया? उन्होंने उस इलाके का पूरा मोबाइल टावर डंप डेटा निकाल लिया। उनका मकसद ये देखना था कि जब बाबू का ये डमी फोन ऑन होता था तो ठीक उसी लोकेशन पर और कौन सा नंबर हमेशा एक्टिव रहता था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, पुलिस के पास 45 लाख, जी हां 4.5 मिलियन डेटा पॉइंट्स थे छानने के लिए। कोई छोटा काम नहीं था ये, लेकिन उन्होंने इतनी बारीकी से एनालाइज किया कि उस 45 लाख के समंदर में से सिर्फ 63 संदिग्ध कॉल्स को अलग कर लिया। ये वो 63 कॉल्स थीं जो बिल्कुल उसी डमी फोन के साथ साथ मूव कर रही थीं। और इसी बीच ना पुलिस एक बहुत ही स्मार्ट माइंड गेम भी खेल रही थी। उन्होंने जानबूझकर न्यूज़पेपर वालों को नक्सली थ्योरी की हवा देते रहने दिया। मास्टरमाइंड अखबार पढ़ता और उसे लगता कि यार पुलिस तो पूरी तरह बेवकूफ़ बन गई है। वो एकदम रिलैक्स होकर आराम से सोना बेचने में लगा रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस का डिजिटल जाल उस पर कसता जा रहा है। भाग 5 द फाइनल टेक डाउन, अनरावलिंग द वेब ऑफ एलियासेस। आखिरकार वो सेल्युलर डेटा पुलिस को वीटी जोसेफ के नाम पर रजिस्टर्ड एक दूसरे नंबर तक ले गया। ये नंबर लगातार अनीता नाम की एक महिला को कॉल कर रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस स्टेशन में बैठे एक कांस्टेबल अमृत राज ने इस नंबर को पहचान लिया। उसने कहा, अरे सर, ये तो मेरे पड़ोसी जेसन का नंबर है और उसकी पत्नी का नाम अनीता है। मतलब दुनिया कितनी छोटी है ना। बस इसी एक कड़ी ने साबित कर दिया कि बाबू, जोसेफ और जेसन ये तीनों एक ही इंसान हैं। अब पुलिस को पता चला कि जोसेफ की पत्नी प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने चुपचाप उसके सारे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। और फिर डकैती के ठीक 57 दिन बाद 27 फरवरी 2008 को बेबी मेमोरियल अस्पताल में उन्होंने जोसेफ को धर दबोचा। उसके बाकी साथी भी जल्दी पकड़े गए। और सबसे अच्छी बात, पुलिस ने 80 किलो में से 73 किलो सोना सही सलामत रिकवर कर लिया। 2013 में इस मास्टरमाइंड और इसके साथियों को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। और विडंबना देखिए, उन्हें उसी वियूर सेंट्रल जेल में भेजा गया जहां बैठकर उन्होंने इस पूरी लूट का मास्टर प्लान बनाया था। लेकिन खैर, कहते हैं ना कि अपराधी अपनी फितरत नहीं छोड़ता। जेल से बेल पर छूटने के बाद जोसेफ को 2017 में फिर से एक ज्वेलरी शॉप लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। भले ही कोई क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो और वो फिजिकली कितनी भी परफेक्ट डकैती क्यों ना कर ले, लेकिन क्या आज के इस मॉडर्न युग में जहां हमारा हर कदम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, कोई भी क्राइम सच में अनट्रेसेबल हो सकता है? एक छोटा सा डिजिटल सुराग भी बड़े से बड़े भ्रम के जाल को कैसे तोड़ सकता है, ये हमने आज देखा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।